फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लिखे, बनाइए ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें तीन बात होता है। पहला बात फिजिकल स्टेट, और दूसरा बात बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा बात सॉल्युबिलिटी, यही ना। तो फिजिकल स्टेट में कार्बन 1 से लेकर यानी HCOH से लेकर के C8H8 एक 17COH, ये पूरा का पूरा लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, है ना। HCOH एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड और 9 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बन से 9 कार्बन तक लिक्विड होता है। कब? इससे जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा ये लिक्विड पहले वैक्सी सॉलिड होगा और फिर कंप्लीट सॉलिड हो जाएगा, है ना। ये अल्केन से होते आ रहा है, सब में 4 कार्बन पहला लिक्विड है, फिर वैक्सी सॉलिड है, फिर सॉलिड। और ऐसे लिख दीजिएगा, विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन, विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन, लिखे हो। समझ में आया है जी कैसे लिखे हैं? नहीं ना, सुनेगा तब ना। एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, और ये कितना कार्बन का है? 9 कार्बन का है। तो हम बताइए कि एक कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड से 9 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड तक लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। बुझाया क्या बोले? और जब अब कार्बन की संख्या जैसे जैसे एसिड में बढ़ेगा वो क्या हो जाएगा? विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन दे आर वैक्सी सॉलिड, देन सॉलिड, वैक्सी सॉलिड, देन सॉलिड। एक ठो को वैक्सी सॉलिड नहीं समझ में आ रहा है? हम मोमबत्ती देखा है, हाँ उसी को वैक्स बोलते हैं। हाँ, तो मोम जैसा सॉलिड होगा और फिर कंप्लीट सॉलिड हो जाएगा, है ना। चलिए लिखो अब। HCOH यानी फॉर्मिक एसिड 2, नाम बताओ। 2 HCOH कौन एसिड है? और नीचे वाले का नाम बताओ। नोनेन, ई हटा के ओइक एसिड, है ना। नोने ओइक एसिड, नोने ओइक एसिड, नोनेन होता है, ओइक एसिड जोड़ देना है। तो फॉर्मिक एसिड से नोनेनोनिक एसिड तक लिक्विड होगा रूम टेम्परेचर पे, और फिर जैसे जैसे कार्बन की संख्याएं बढ़ेगी वो वैक्सी सॉलिड होगा और तब कंप्लीट सॉलिड हो जाएगा एट रूम टेम्परेचर।
इसी में दो बात और लिख देना है। नोट में कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है लेस वोलेटाइल होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर लेस वोलेटाइल। समझता है वोलेटाइल? हाँ, भोला के पास ये कम जाएगा, है ना, वेपर कम बनेगा। इनफैक्ट आप लोग को सवाल ये पूछता है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल, और उसमें ऑप्शंस देता है अल्केन के बारे में, तो अल्केन ही पेट्रोल होता है, अल्केन ही किरोसिन होता है। नहीं, हेप्टेन अल्केन ही है ना, पेट्रोल, ऑक्टेन डीजल, और ट्राइकोंटेन किरोसिन, तो सब अल्केन ही तो है। तो देख रहे हैं ना, पेट्रोल डीजल किरोसिन ये सबको छोड़ देगा तो अपने आप भोला के पास चला जाता है। नहीं, वोलेटाइल नहीं है। अरे जिसका वेपर बन के जो उड़ जाता है उसको वोलेटाइल कहते हैं, है ना, जो वेपर बन के उड़ जाता है तो वो सब वोलेटाइल है। तो उसमें से कम वोलेटाइल जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें से कम वोलेटाइल कौन है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड। लेस वोलेटाइल और लिख देना ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस कहने का मतलब है इसमें कोई स्मेल नहीं होगा, क्योंकि वेपर बनेगा तब ना स्मेल करता है कोई कंपाउंड। वेपर बन के एयर में मिल जाता है तभी तो स्मेल करता है, और इसके जब वेपर ही नहीं बनेंगे तो स्मेल भी नहीं होगा। तो लेस वोलेटाइल है और ऑर्डर लेस है। लेस वोलेटाइल का वजह है, अब वजह ऐसा है कि तुम लोग जानता है लेकिन याद नहीं रखता है। HCOOH देख रहे हो, है ना, अगले में बॉइलिंग पॉइंट में भी ये बातें ही बताएंगे। HCOOH जरा देखो तो क्या पैटर्न है, ये H ये O, क्या लगेगा दोनों के बीच? तो जब दो मॉलिक्यूल आपस में जोड़ से पकड़ा हुआ है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से तो ऊपर उठेगा, इसी कारण वो लेस वोलेटाइल। बाकी सब में जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है वैसे वैसे वो ज्यादा वोलेटाइल हो जाता है। जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, हेलो अल्केन का कंपैरिजन यदि अल्कोहल और एसिड से किया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन इसमें वोलेटाइल ज्यादा है, तो अल्केन वोलेटाइल ज्यादा है, क्योंकि अल्केन में दो मॉलिक्यूल के बीच वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। वो सब जगह लगता है, उसका कोई कारण नहीं होता है। वो नहीं जैसे आपस में आप लोग बैठ जाते हैं, आज इसके साथ बैठ गए, काहे उसके साथ बैठा था जी? ऐसे ही बैठ गए थे, तो ऐसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग गया उसको वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और कुछ लेन देन हो गया है यदि दो के बीच तो खोज के बैठता है कि 100 रुपया दिए थे आज लेना है। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो खास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग गया। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो दो मॉलिक्यूल के बीच जब काफी जोड़ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है, इसी वजह से ये लेस वोलेटाइल होगा, इसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। अब इसको बॉयल कीजिएगा, दो मॉलिक्यूल आपस में पकड़ा हुआ है जोड़ से, तो छोड़ के सतह को उठेगा नहीं, तो वेपर ही नहीं बनेगा, तो बॉयल भी हाई टेम्परेचर पे करेगा। यही कारण से ये मॉलिक्यूल लेस वोलेटाइल भी है, और इसी कारण से ये मॉलिक्यूल अगला पॉइंट में बॉइलिंग पॉइंट में जा रहे हैं, कहेंगे इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। इनफैक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसी का होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, चूंकि इसमें दो मॉलिक्यूल इस तरह से डाइमर बना लेता है। ये बनाए हैं डाइमर, सॉल्यूशन चैप्टर में भी बनाए होंगे, है ना, ये डाइमर बनाए कार्बोक्सिलिक एसिड का, दो यूनिट मिल जाता है, डाइमर यूनिट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
ये अलग से बना दीजिएगा, इसीलिए ये लेस वोलेटाइल होता है। यदि सवाल यही आ जाए कि वाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर लेस वोलेटाइल, तो जवाब यही है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसीलिए वो लेस वोलेटाइल। लिखिए, लेस वोलेटाइल का रीजन लिख देना है नीचे वहां पे। और वो जो प्रक्रिया है वो चलेगा, अब शायद आप भूल गए हो तो हम लिख ही देते हैं। H पे प्लस चार्ज उठता है ना जी, स्लाइटली प्लस, स्लाइटली, स्लाइटली प्लस, स्लाइटली माइनस। रीजनिंग वाला क्वेश्चन है ये, आवेगा इस बार, लिखो क्वेश्चन करके। आइए, एक आध गो ऐसा क्वेश्चन रहता है किताब में खोजते मिलेगा भी नहीं, एक आध गो ऐसा ऐसा सवाल रहता है, कारण तो है ही है, लिखा हुआ भी है। चलिए लिखिए क्वेश्चन। वाई कार्बोक्सिलिक एसिड, वाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, वाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर लेस volatile, why carboxylic acids are less volatile among organic compounds, among organic compounds। है ना, क्या लिखिएगा कारण? हाँ, तो लिखिए आंसर, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ intermolecular, due to formation of intermolecular hydrogen bonding, due to formation of intermolecular hydrogen bonding in between the molecules of, in between the molecules of carboxylic acid, as they form, as they form dimer, as they form FORM, form dimer, DIMER, as they form dimer। मतलब कहने का कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो औरों में भी होता है, लेकिन इतना दमदार, इतना मजबूत नहीं होता है। अल्कोहल में भी होता है ना जी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन अल्कोहल का बोतल कहीं खोल देगा तो महकेगा कि नहीं पूरे रूम में? तो महकेगा क्यों? चूंकि वो लेस वोलाटाइल है, मतलब थोड़ा ज्यादा वोलाटाइल है, तो बोतल खुलते हुए उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर में फैल जाता है, इसलिए एयर में वो उसका स्मेल होता है। लेकिन इसका बोतल खोल दिया जाएगा तो ये महकेगा नहीं, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल एयर में ऊपर उठे नहीं। क्यों नहीं उठे? तो इसमें दमदार इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है ना, उसमें भी हो रहा है, लेकिन इसमें सबसे मजबूत वाला हो रहा है। ठीक है, इसीलिए तो कहा गया कि जितना कार्बो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें सबसे ज्यादा इसका
वोलेटिलिटी कम होता है। समझ में आ गई बात? H के जगह R भी लिख सकते हैं हम लोग, किसी भी एसिड के लिए हो जाएगा। अगला यही बतवा को बताना है फिर दूसरा में बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, अब देखो बॉइलिंग पॉइंट में एक दो तीन बात तो तुम लोग का एकदम से रटा रटाया जैसा ही है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम, इस सभ्य में हुआ है। दूसरा डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग ब्रांचिंग, है ना? तो पहला पॉइंट तो यही है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड increases with increasing number of carbon atom and decreases with increasing branching among their isomer, है ना? HCOH, CH3COH, CH3CH2COH बॉइलिंग पॉइंट सजाने के लिए दे तो आराम से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। और यदि CH3 CH2 CH2 COH CH3 CH COH CH3, पहला दूसरा देखो दोनों का फॉर्मूला एक ही होगा, C3H7 C3H7 3 2 5 2 7 COH, दोनों का फॉर्मूला यही है। तो बॉइलिंग पॉइंट अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट, पहला का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा तब दूसरा का, है ना? क्योंकि दूसरे मॉलिक्यूल में ब्रांच बढ़ा हुआ है। पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ही सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। इससे पहले सबसे ज़्यादा किसका था? अल्कोहल का। अब अल्कोहल से भी ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का, कारण वही इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो मॉलिक्यूल काफी जोर से पकड़ लेता है। कल क्लास रखा गया है कै बजे? बता दिए टाइम, 12 बजे। 12 से 2 2:30। बाकी का काम कीजिए, इसीलिए कभी कभी क्लास रखते नहीं है। हर बार मत होता है, मत मेरा चलेगा ना, पढ़ाना हमको है। चलिए लिखिए आगे, नेक्स्ट पॉइंट। कुछ नहीं है, अभी 1 महीना है, ये है
अभी वो सूतने का टाइम खोज रहा है कि 12 बजे तक खा के सूतते हैं मस्त। गधा। आज ये भी किया है, कल ये सूतेगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर हायर देन, थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है, वैसे वैसे नहीं करना है। आइए पढ़ लीजिए, सिलेबस को तो देखना है, 3 गो चैप्टर बचल है ना। तो बायोमोलिकल बाद में लटक ही जाता है यदि ऐसे करिएगा तो पढ़ लेना है। तो उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे भी कौन मेहनत कर रहा पढ़ रहा है, बतियाइए तो रहा है, यहीं आके बतिया लेना जैसे आज बतिया रहे। हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई दूसरा वाला लग रहा है, भंडरवाल नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हायर देन डोज ऑफ अल्कोहल, और अल्कोहल लिख देंगे तो बाकी सब उससे पहले लिखा हुआ है। हायर देन डोज ऑफ अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, है ना। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कारण एक ही है। अब देखिए, एक ठो बात है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको समझ लेना है। वोलाटाइल का भी कारण यही है, हाइयर बॉइलिंग पॉइंट क्यों है, तो कारण यही है। और फोटो बना देना है ऐसे, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, इधर से भी बना देना है ऐसे, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब यहाँ पे चूंकि आप एग्जामिनेशन में तो एक ही बार बना रहे हो, तो ये सब छोड़ना नहीं है। हम तो छोड़ सकते हैं क्योंकि जानते हैं कि आप जान गए। स्लाइटली नेगेटिव, अब ये दोनों के बीच डॉटेड लाइन से दिखाना होता है, कम से कम 3 को डॉट जरूर बनाना होता है। 4-5 आप बना सकते हैं, लेकिन 3 को बीच में डॉट दे देना है ना। उसी का मतलब हो जाता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये डॉट ही रिप्रेजेंट करता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, IHB। डरना नहीं है, बेंजोइक एसिड रहता है यदि इस तरह से, तब भी आपको यही बनाना रहता है, C डबल बॉन्ड ओ OH। तो इधर से भी हम लोग ये बना लेंगे, C डबल बॉन्ड ओ OH, है ना। अब ये दोनों के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगा, स्लाइटली माइनस, स्लाइटली प्लस, स्लाइटली प्लस, स्लाइटली माइनस, है ना। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये बात अब तो आखिरी बारी बता रहे हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में पूछा जाए, ऑर्गेनिक है इसलिए आखिरी बार बता रहे हैं, फलाना लेस वोलेटाइल क्यों है, लगा दीजिएगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फलाने का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, लगा दीजिएगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये दो को रीजनिंग का कारण ऐसे ही हो जाएगा। क्या किए, कहाँ डबल बॉन्ड, अच्छा उधर गोलकर न बनाए, बना देते हैं, है ना। तो लेस वोलेटाइल, हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो तीसरा आप पढ़ाने वाले हैं सॉल्युबिलिटी, उसके भी कारण वही है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर सिर्फ कर देना है ना। हाँ, तीनों, उसके भी कारण इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। और इसी में नहीं, अब जो है तीनों नहीं, हम 15 क्वेश्चन बोल रहे हैं एक साथ। अल्कोहल ज्यादा वाटर में सॉल्युबल क्यों है, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। एसिड वाटर में सॉल्युबल क्यों है, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है हेलो अल्केन से,
तो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बिटवीन अल्कोहल है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है? इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। हेलोल्केन से पूछा जाए अल्डिहाइड से ज्यादा क्यों है, कीटोन से ज्यादा क्यों है, सबके कारण आकर के तो यही पे मिलना है। इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट का कारण, सॉल्युबिलिटी का कारण, और कोई कम वोलेटाइल है और कोई ज्यादा वोलेटाइल है उसका भी कारण। ठीक है, तो 10 गो कंपाउंड पढ़े थे, 5 7 10 गो जो भी पढ़े थे वो सबका बॉइलिंग पॉइंट बता दिया, सबकी सॉल्युबिलिटी बता दी। और इतना बात जो किए उससे एगो न एगो क्वेश्चन नहीं तो 2 गो क्वेश्चन रहना तो निश्चित ही है। 2 क्वेश्चन अभी 5 मिनट जो बोले उसी से। हाँ, अब बोर्ड बोलेंगे तो यूपी बोर्ड नहीं कहेगा एगो तो नेपाल चल जाएगा तो समझ ही रहा है सब। सॉल्युबिलिटी है ना, वो तो तुम अपने से समझ ही जाते हो कि लेवल क्वेश्चन का क्या है, इसलिए सर क्या बोल रहे हैं। अब बच्चा नहीं है सॉल्युबिलिटी। वाटर में सॉल्युबल होगा कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, लोअर मेंबर ज्यादा सॉल्युबल होगा। जैसे जैसे कार्बन की नंबर बढ़ेगी सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये हमेशा होते आए हैं। तो लोअर मेंबर of carboxylic acid are soluble in water due to formation of intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो इतना लिख करके छोड़ देने से भी सर का मन काट सकते हैं है ना, तो लिखना पड़ता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल। ये आपको लिखना है, हम यहां छोड़ भी दें तो, क्योंकि सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, यानी पानी में घुलेगा या नहीं घुलेगा इसकी बात आप कर रहे हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, उससे पानी को क्या मतलब, पानी में घुलाना है, डिसोल्यूशन वाटर में है, तो आपको लिखना है कि वाटर के साथ ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, इसलिए वो वाटर में सॉल्युबल होगा है ना। तो लोअर मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सिर्फ नहीं विथ water as the increasing number of carbon या आप साइज लिख सकते हो ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। ये तो दूसरा कारण लिख रहे हैं, उस क्वेश्चन का आंसर वही है ना। as the increasing number of carbon or size of carboxylic acid, extent of formation of intermolecular hydrogen bonding with water decreases, so the solubility in water also decreases है ना। ये उसके कारण है जो दूसरी बात है कि वाई विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज। तो लिख देंगे कि एज द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन साइज ऑफ और एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
intermolecular hydrogen bonding with water decreases, so the solubility also decreases, है ना। पहला बात जो लाइन किए वो बात है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का लोअर मेंबर वाटर में सॉल्युबल क्यों होता है, तो हम लोग कहेंगे क्योंकि वाटर के साथ वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। दूसरा सवाल होगा कि सॉल्युबिलिटी कार्बोक्सिलिक एसिड का घटते जाता है जैसे जैसे उसमें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाता है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेशन यानी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बनने का जो हद है वो घटता चला जाता है। और क्यों घटता चला जाता है, तो कार्बन का नंबर बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, जगह के कारण रुकावट, इसलिए एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेशन घटता जाता है ना। वो बातें पहले से भी किए हैं और यहाँ भी किए हैं, ये फाइनल है। अल्कोहल के लिए भी पूछे तो यही जवाब देना है साहब, इवन कीटोन के लिए भी पूछ दे तो यही बात बोलना है, अल्डिहाइड के लिए भी पूछ दे तो यही बात में बोलना है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का लोअर मेंबर वाटर में सॉल्युबल है और जैसे जैसे कार्बन की संख्याएं बढ़ते जाती है उसकी सॉल्युबिलिटी घटते जाती है, पूरे का जवाब यही है। चाहे वो अल्कोहल के लिए हो, चाहे एसिड के लिए, चाहे अल्डिहाइड के लिए, चाहे फिनॉल के लिए, हाइड्रोकार्बन के बोलता है हाइड्रोकार्बन वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है ना। हाइड्रोकार्बन वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। हाइड्रोकार्बन और हेलोल्केन के लिए अलग से बात किया गया है। हेलोल्केन के लिए डाइपोल डाइपोल सब भूला गया। अरे तो छठ का पर्व है, इसमें दो ही बात होता है, एक बच्चा एग्रेसिव हो जाता है कि अब पढ़ के खत्म करके नंबर ला देंगे, और नहीं तो फिर होता है कि जय छठी मैया, इस बार पार कर दीजिए, अगले बार फिर देखेंगे। तो उसको जो है ना, मतलब अब इस बार सोचना ऐसा है कि अगले छठ में यदि घाट पे जाएं तो पापा मम्मी बोले देखो आईटीएन बेटा आ रहा है, अब फन देखो ये मेरा बेटा एनआईटी में पढ़ता है, आईआईटी में पढ़ता है। ऐसा ना हो कि कोई ऐसे बोला जाए ना ना वो कहाँ, वो ऐसे ही है, हमारे बेटा थोड़े है। तो बेटा बेटा कहते थे खाली। अब देखिए यहाँ पे HCOH, ये है आपका कार्बोनिक एसिड, नीचे में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता हुआ दिखा दीजिएगा मॉलिक्यूल को, और वाटर लेके आइए आप, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। देखिए वाटर में सबसे ज्यादा सॉल्युबल यही मॉलिक्यूल होता है ऑर्गेनिक में, क्योंकि यहां पर ना यहां से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग निकलेगा, दो लोन पेयर है, दो निकाल सकते हैं आप, यहां से भी निकलेगा। अब बताइए तो इतना इतना हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां दूसरे में होता है, इतना हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है इसमें। तुम लोग काहे इतना हल्ला करता है जी। देखो इतना सारा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। हाँ देखा होगा तब तो बन ही जाएगा, नहीं तो पता नहीं क्या असर कर देते हैं, कैसे कैसे बना दिए। देखो फिर से एक बार RCOH लिख दिए ऐसे, ठीक है। हाइड्रोजन के पास स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन स्लाइटली नेगेटिव चार्ज रखता है। वाटर मॉलिक्यूल लेके आना है इस बार, एसिड नहीं। तो वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन माइनस चार्ज हो गया, ये ऑक्सीजन है तो वाटर मॉलिक्यूल का HOH फिर से एगो बना दिए, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ भी फिर से बना दिया, यहाँ भी वाटर मॉलिक्यूल एक फिर से बना दिया, है ना। और बाकी जहां जहां ऑक्सीजन दिखता है स्लाइटली नेगेटिव, हाइड्रोजन दिखता है स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव। अब इवेन ये तो लिखिए दिए थे, इवेन यदि आपको कहता है कि बेंजोइक एसिड क्यों वाटर में सॉल्युबल होता है,
तो ई नहीं कि सर के पास जाकर के पूछें ये तो लिखेबे न किए थे आप, हम कैसे लिखते, ई न लिखाए। जब ये एसिड लिखाए, ये लिखाए तो ये भी लिखाए बेंजोइक एसिड भी वाटर में सॉल्युबल होगा। कारण क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर, HOH, HOH, HOH। जल्दी से बनाओ, नहीं तो तू लोग इतना कौन बनाता है ये सोच के छोड़ देगा। किसी के लिए पूछे, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई भी मेंबर के लिए पूछे, आपको बनाना है सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा वाटर में। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि एमंग ऑल कार्बोक्सिलिक एमंग ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर। तो हम लोग का जवाब यही होगा कि एकदम घनघोर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगता है। हाँ हाँ, जैसे देखते ही लगाई ये वैसी लगाए रहता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इतना तोड़ते हैं फिर भी तुरंत तुरंत लग जाता है। ये एक वजह से लगे तब तो कुछ हल्के फुल्के में टूट जाए, यहाँ चार चार वजह है, वैसे ही सबका वजह हो गया है बहुत सारा चीज। सबसे दुख तुम्ही को होने वाला है ये दोस्तों के चक्कर में। ये चल जाएगा ना IT NIT वाला कॉलेज, तो बैठ के रोएगा गेट पे तुम ही कि हमरे साथ पढ़ता था, पूरा हो गया, हम ऐसे ही रह गए। तक ने वो थोड़े दोस्ती निभाने लगेगा, वो तो बढ़िया कॉलेज में मिल जाएगा। और जानते हो, तुमको बता रहे हैं पीठ पीछे सोचता रहता है कि हमको जो है बॉम्बे वाला NIT वो कम से कम मिल जाए, और उसको तो मिलेगा भी तो दो घिंचवा देना, पटने तक में रह जाए। ऐसे सोचता है दोस्त, दोस्त ऐसे ही सोचता है। वो कुछ बोल रहा है नहीं, वो कहेगा वो इतना IT NIT कौन करेगा, जान तो ऐसी ले लेंगे। तो ऐसे ही ले लेगा एडमिशन। फिजिकल प्रॉपर्टीज समाप्त। नाउ द केमिकल प्रॉपर्टीज। फोटो बनाइए जल्दी से। फोटो बनाइए जल्दी से। और ये सब जो देखते हैं ना, ये ऐसे ही खाली नहीं रहेगा, फिर से वो मॉलिक्यूल आएगा कि नहीं आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो जहां जहां ऑक्सीजन है वहां वहां हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और ये ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, मतलब इधर से भी आप ऐसे ऐसे करके निकाल सकते हैं, है ना। अब ऐसे नहीं कि एसिड और वाटर लिख कर करके वो पेन छिड़क दीजिएगा। हो गया। हाँ वो मतलब सब जगह स्टेप वाइज ये इधर फिर से आगे जाएगा, फिर से जुड़ेगा, सब जुड़ा रहता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ डिजोल्यूशन। मिल जाता है एक दूसरे में, तो सब तरफ से मिल जाएगा।
ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग है और ये हाइड्रोजन अगला ऑक्सीजन अलग तो नहीं है, तो सबके साथ बॉन्डिंग हो जाए। नाउ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टी तो छोटा सा ही है, लेकिन थोड़ा बड़ा करते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं, इसी को खत्म करना है कल, मतलब आराम से। छोटा करा जा सकता था यहाँ पे। हाँ जी, देखिए हेडिंग बनाइए, छोटा किया जा सकता था बाबू। देखो एनसीईआरटी में फिजिकल प्रॉपर्टी 8 लाइन तो लिखवे किया है, तो छोटा करा जा सकता है। वो किताब वाला भी सोचते लिखते लिखते इतना फिजिकल प्रॉपर्टी तो लिख रहे हैं एक के बाद, लेकिन थोड़ा बड़े कर देते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पिछले क्लास में हम स्ट्रक्चर बताए होंगे, आप लोगों को बताए हैं, कल ही बताए हैं, बताए हैं ना जी। और एक गधा कल का मतलब पिछले क्लास में होता है कि, है ना। तो सुनिएगा, पहला केमिकल प्रॉपर्टी जो बताएंगे उसका कारण हम हमेशा आप लोग को बताए हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी यानी केमिकल रिएक्शन होने के कारण को यदि समझ लिया जाए तो रिएक्शन कराना आसान हो जाता है। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है रिएक्ट करेगा ही क्यों और करेगा कहां से, बस इस बात को समझ लें। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर बनता है सी डबल बॉन्ड ओ और एच, ठीक है। एसिड इसको क्यों कहते हैं, तो एसिड इसलिए कहते हैं कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ना वो आसानी से हटाया जा सकता है। नोमा में पढ़े थे कि द मॉलिक्यूल विच हैज रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम कॉल्ड एज एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम इसीलिए है कि ये वाला हाइड्रोजन को आप आसानी से हटा सकते हैं, ठीक है। आसानी से हटा इसलिए सकते हैं, गधा है एकदम से, कितना बोलते हैं तुम लोगों को और तुम लोग ऐसे करते रहता है। हट। अब ये नहीं समझोगे आगे सब में दिक्कत होगा, समझो। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, और ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट है एक बार बोलो तो। हाँ देखिए इज्जत है अभी भी बचा हुआ। हम तो बेईमान कहते हैं। ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट है, तो ये बस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा, और सारी रिएक्टिविटी का कारण तो यही है। अब पूरा स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा हाइड्रोजन नहीं हटेगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा बीच में, और ये क्या बन जाएगा RCOO, 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 और 2 6 और एक चार्ज दे देंगे, निकल जाएगा। मोस्ट ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ड्यू टू दिस वन ओनली। इसी के कारण कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्टिव होता है, क्योंकि उसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होता है, ठीक है। अब जो है सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, यही सब बातों को सीखने के बाद रिएक्शन कराना आसान हो जाएगा जी। अब पता रहेगा तुमको क्या होगा इसमें, अरे तो वही तो हाइड्रोजन टूटेगा, बाकी जोड़ देंगे जो आएगा, समझ रहे मेरी बात। और भी बताएंगे। ये वाला बॉन्ड जो है ना कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है, लेकिन बहुत कम, बहुत कम। क्यों बहुत कम, ये देखो ऐसे और ये देखो ऐसे। ये ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड देख रहा होगा और ये ऑक्सीजन पे एगो लोन पेयर देख रहा होगा, तो पाई और लोन पेयर का कंजुगेशन है, इसके वजह से ये बॉन्ड इधर जाएगा और ये वाला इधर आएगा, ठीक है। और ऐसा होगा तो इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं, इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं, अरे रेजोनेंस कहते हैं।
तो रिजोनेंस के वजह से डबल बॉन्ड यहां भी है और यहां भी बॉन्ड में क्या कैरेक्टर आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया इस बॉन्ड में। इसके वजह से ये आसानी से नहीं टूटता। तो जब आसानी से ये टूटेगा नहीं तब बताओ रिएक्शन कहां पे होगा। तो ज्यादातर रिएक्शन सिर्फ इस हाइड्रोजन के हटने से होगा और स्पेशल कंडीशन दे करके इसको आप तोड़ सकते हो, नॉर्मली ये टूटेगा नहीं। तो रिएक्टिविटी का बस दो एगो कारण है, एक कारण वो हाइड्रोजन हटना है और दूसरा कारण जो बन सकता था वो यहां पर बहुत कम बनेगा, क्योंकि क्योंकि इसमें रेजोनेंस होता है और रेजोनेंस की वजह से स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो जाता है, बॉन्ड टूटेगा नहीं। इस बॉन्ड में कौन कैरेक्टर आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा हाइड्रोजन के हट जाने के बाद। बात सब समझ में बात आ गई है ना। अल्डिहाइड की तरह नहीं होगा कि अल्डिहाइड में देखो ये था, अल्डिहाइड में बहुत रिएक्शन था, तुम लोग देखा होगा। कारण ये बनता था कि ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेता था और इस कार्बन पे क्या चार्ज पड़ जाता था और कोई न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ अटैक कर जाता था। तो 10 को तो न्यूक्लियोफाइल अटैक किया था, अमोनिया प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन नहीं, हाइड्राजीन हाइड्राजोन बना था, कार्बाइल एमाइन, याद करो 8-10 को रिएक्शन तो उसे बढ़ गया था, ये कार्बन पे सब अटैक करने जाता था। यहाँ पर कार्बन वैसा नहीं है, यहाँ पे अटैक संभव नहीं है। तो समझ में आ गई रिएक्टिविटी का कारण। अब रिएक्शन लिख देंगे, चलिए लिखिए आप लोग, बस लिखिए यही यही स्ट्रक्चर लिखिएगा और क्या लिखिएगा। मतलब अभी तक 10वें में है, लिखा था लिखे तो लिखे अक्षरे में लिखाता है खाली। लिखे, फोटो बनाना था जी, ये फोटो कल भी बनाया है तुम लोग। लिखे, ये हाइड्रोजन हटेगा इसलिए इसमें कौन सा बिहेवियर आएगा, एसिडिक बिहेवियर। लिख दीजिएगा यहीं पर, यही हाइड्रोजन के हटने से एसिडिक बिहेवियर आता है इसमें। और बाकी तो अब पढ़ाएंगे ही सब रिएक्शन, उसमें पहला एसिडिक नेचर ही आता है।
क्या सीखा है यहाँ पे? मोस्ट ऑफ द रिएक्शन हाइड्रोजन के हटने से होगा। कुछ रिएक्शन स्पेशल वाला कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड टूटने से होगा, लेकिन ये बॉन्ड कम टूटेगा चूंकि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। यानी हीट बीट करिएगा तो टूटेगा, अदरवाइज नहीं टूटेगा नॉर्मली, है ना। तो दो तरह का रिएक्शन होगा इसमें, ये वाला कम होगा, यहाँ वाला ज्यादा होगा, बस यही बात बताए। एक आध दो स्पेशल रिएक्शन होता है उसमें ये पूरे के पूरे साफ हो जाता है, तो वो तो स्पेशल है, तो स्पेशल जैसा करेंगे उसको। तो एसिडिक बिहेवियर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, पहला हेडिंग बना देना, केमिकल प्रॉपर्टीज का पहला। बोलो, किसी का भी एसिडिक बिहेवियर बताना है हमको क्या करना होगा? बहुते बेवकूफ है तुम लोग, क्या करना होगा बताओ? हाँ, तो मेटल के साथ रिएक्ट करवा देंगे। किसी भी एसिड को बताना है कि फलाना एसिड है, तो मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, पता चल जाएगा वो। तो पहला में रिएक्शन विथ ABCD कर देंगे, रिएक्शन विथ मेटल, है ना। मेटल में तुम लोग को सोडियम लिख देते हैं ऊपर में, ज्यादातर वही रहता है, ऐसे कोई भी मेटल। CH3 आर ही लिख देते हैं, RCOH ऐसे लिखा रहेगा जी। Na क्या बनेगा जरा तुम ही लोग बताओ? RCO प्लस H2, और बैलेंस करने के लिए दो गो मॉलिक्यूल लगेगा ही, तो दो गो ई भी लगेगा, दो ठो ई भी बनेगा, दो गो रहेगा था ना H2, एगो से तो H ही निकलेगा। क्या ये सोडियम क्या लिखोगे जी? अल्कानोएट, सोडियम मिथानोएट, सोडियम मिथानोएट, है ना, सोडियम अल्कानोएट। And carboxylic acid when reacts with metal like sodium, it displaces hydrogen gas. Carboxylic acid when react with metal like sodium, hydrogen gas is evolved. Which also confirm acidic nature of carboxylic acid. और मेटल में केवल सोडियम ही नहीं होगा, मेटल कोई भी हो सकता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम। कौन मेटल नहीं हो सकता है कोई बता देगा अभी? कौन मेटल नहीं रिएक्ट करेगा? हाँ, कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, ये सब सिर्फ नहीं रिएक्ट करेगा, याद है क्या? क्या? हाँ, लिखवा सरकाना मगल मंजन करकट फेकोनी सन पब ह, बाकी रिएक्ट नहीं करेगा, उतना सब रिएक्ट करेगा, है ना। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब मेटल एसिड से हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, बाकी सारा मेटल रिएक्ट कर सकता है।
है ना। तो वैलेंसी याद कराने के लिए दो तीन को एग्जाम्पल लिखेंगे। हो गया। अब देखिए आप, उसी में लिखना है HCOH+Na क्या बनाइएगा बताइए। HCONa प्लस हाइड्रोजन गैस बैलेंस करना है, यदि मन करता है तब जरूर कर दीजिए। CH3COH+Na क्या बनाइएगा, CH3CONa+H2। दो मॉलिक्यूल लगेगा, सब एक ही जैसा बैलेंस होगा। इसको बोलिएगा आप सोडियम सोडियम मिथेनोएट या फॉर्मेट भी बोलते हैं, और आईपीएससी में सोडियम मिथानोएट अल्कानोएट जो बताएं। और ये आप कॉमन में, ज्यादा कॉमन में ही रहता है, सोडियम एसीटेट या फिर सोडियम, बोलो, इथानोएट। यदि अब देखोगे पहले मेरे साथ CH3COH+Mg रहा यहाँ पे, तो रिएक्शन कराएंगे ना। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, और इस एसिड की वैलेंसी है पूरा का पूरा CH3CO- होता है, यानी एक है पूरी की वैलेंसी, तो होल 2 लिख देंगे Mg। मैग्नीशियम एसीटेट, Mg की वैलेंसी 2, और पूरा ये एसीटेट आयन है, इसकी वैलेंसी 1, प्लस हाइड्रोजन गैस मैग्नीशियम एसीटेट, है ना। CH3COH प्लस अल्मुनियम भी रहे तो आपको दिक्कत नहीं, है ना। आपको लिख देना है CH3CO होल 3, अल्मुनियम की वैलेंसी 3, है ना, प्लस H2, अल्मुनियम एसीटेट हो जाए, एल्यूमिनियम एसीटेट। उसी के नीचे लिख दीजिएगा। कहने का मतलब हम आपको ये सिखाएं कि RCOH प्लस कोई भी मेटल M, ये बनेगा RCO होल X M प्लस हाइड्रोजन गैस। M बराबर कोई भी मेटल, है ना, और X बराबर वैलेंसी ऑफ मेटल।
लिख दिए। नेक्स्ट, ए और बी लिख रहे थे क्या? ए और बी लिख रहे थे, लिख लिया ना? नो सर, बी दूसरा नहीं, ए पहला ही एसिडिक नेचर है। ए लिख रहे थे बी, रिएक्शन विथ अल्कली। देखो बच्चा, RCOH है और कोई अल्कली लेके आएंगे जैसे NaOH, तो एसिड और बेस वाला रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? एसिड और बेस का रिएक्शन जो होता है वो होगा OH यहां से, H यहां से, क्या निकल गया? RCONA प्लस H2O। प्रोडक्ट वही है लेकिन हाइड्रोजन गैस के बजाय वाटर निकल जाएगा। और रिएक्शन भी ठीक है, ये एसिड है, ये बेस है, तो ये क्या बना है? सॉल्ट, आने न्यूट्रलाइजेशन हो गया, है ना? KOH रहेगा, कोई समस्या नहीं है। RCOH प्लस KOH क्या बना दोगे बोलो? ये OH जाएगा, H जाएगा, क्या बना दोगे बोलो? RCOK प्लस H2O। पोटेशियम, पोटेशियम है ना, सोडियम अल्कानोएट, पोटेशियम अल्कानोएट, पोटेशियम अल्कानोएट। तो लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड when react with alkali it form salt, metal alkanoate, and water। सॉल्ट, मेटल अल्कानोएट एंड वाटर। जल्दी, अभी भी बतियाने का समय है ये है ये। अब तो महीना दिन तो है, अगला 1 महीना के बाद परीक्षा है। 2 महीना भी बहुत लगता है क्या? अब लग जाइए, तैयारी करने का वक्त अब कब आएगा, है ना? अदरवाइज फिर जो है आप सोचते रहिएगा कि अब अच्छा आप देखिए ना, अभी भी समय नहीं है। 25 जनवरी के बाद तो बात खत्म ही हो जाएगा। 25 दिसंबर के बाद तो हैप्पी न्यू ईयर आने लगेगा। तो जैसे ही 25 तारीख आएगा तो समझिए 5 जनवरी, निश्चिंत तो 5 जनवरी को होइएगा ना। 1 तारीख को तो 1 ही तारीख आया। 2024 गिनिएगा, अब 24 आ गया 23 से, तो 5 तारीख तक होश में आइएगा कि अच्छा जनवरी आ गया है। 14 जनवरी को फिर चूड़ा दही खाना है। 1 फरवरी से परीक्षा, और फिर फरवरी में 7 तारीख के बाद पूरा 1 सप्ताह पर्व रहता है, नहीं रहता है? तो परीक्षा तो पता ही नहीं चलेगा। फिर होली आ जाएगा फट से। तो हाँ, तो यही सब तो बात है, यही सबसे बचना रहता है। सी,
रिएक्शन विथ, देखिएगा, मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट लाइक NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। एक्चुअली में सोडियम बाइकार्बोनेट अब थोड़ा सा पुराना नाम जैसा लगता है, आजकल जो किताब में छपता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट छपता है। अब बाई लिखने वाला समय नहीं है आज, है ना, पढ़ा जाता है ऐसे बाइकार्बोनेट आयन, लेकिन हाइड्रोजन कार्बोनेट ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, हाइड्रोजन से समझ में भी आ जाता है, इसलिए बाइकार्बोनेट धीरे धीरे हटा ही दिया है। अब देखो यहाँ क्या क्या बनेगा, हम आपको बता रहे हैं, RCOH प्लस NaHCO3। आपको हम बताए हैं कि आप एसिड से हाइड्रोजन ही हटा सकते हैं, तो यहाँ से सिर्फ यही जाने वाला है और उसके बदले में सोडियम आने वाला है। ठीक है, इसके बाद आपको जानना है कि बाइकार्बोनेट को हीट करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो देखिए, आप जो पहले से बना रहे थे वही बनेगा, दैट RCONA। यहां से हाइड्रोजन हटा और सोडियम चला गया। अब CO3 से क्या निकलता है, अब इसके बाद देखिए क्या बचा हुआ है, देखिए क्या बचा हुआ है। बाइकार्बोनेट को आप हीट करेंगे तो CO2 गैस निकलेगा, एगो ऑक्सीजन बचा है यहाँ पे, एगो हाइड्रोजन ये है और एगो हाइड्रोजन यहां से आया, दो गो हाइड्रोजन एगो ऑक्सीजन, कौन मॉलिक्यूल। तो आप लोग इतना देरी करते हैं, बस यही निकलेगा, बाकी प्रोडक्ट सेम ही है। ठीक है, तो when carboxylic acid react with metal hydrogen carbonate, it form, देखिएगा इस बार लिख रहे हैं किताब वाला भाषा, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, पूरा लिखा रहता है ऐसे, सोडियम साल्ट ऑफ, इसको बोलते हैं, है ना, जिसको अभी तक हम लोग क्या लिखवा रहे थे, सोडियम अल्का नोएट, इसी को क्या लिख सकते हैं, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर, है ना, CH3COH प्लस NaHCO3, क्या बनेगा बताओ मेरे पीछे पीछे, CH3ONA प्लस H2O प्लस CO2, CO2 गैस से निकल जाएगा।
हो गया, हो गया जी। तो एक हाइड्रोजन हटने से इतना सारा रिएक्शन हुआ है। इसी हाइड्रोजन के हटने से ये जितना मेटल था, ये आपको दिख रहा होगा 7 8 10 रिएक्शन लिखे लिखे तो हम एक आध 100 से ज्यादा रिएक्शन, जितना मेटल था सबके साथ रिएक्ट करवा देना है। जितना मेटल हाइड्रोक्साइड होगा वो सबके साथ रिएक्शन कर गया, है ना। मेटालिक ऑक्साइड भी और एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी। और तीसरा में जितना मेटल बाइकार्बोनेट होगा वो सबके साथ रिएक्शन करेगा। वो सोडियम कार्बोनेट ही है, यहाँ KHCO3 रहेगा तब रिएक्शन भी होगा कि नहीं, MgHCO3 होल 2 रहेगा तब भी रिएक्शन होगा कि नहीं, खाली वैलेंसी वहां बदलेगा। जो पहला वाले में तीनों बदल दिए थे, सोडियम के साथ मैग्नीशियम का 2, अल्युमिनियम का 3। जनरली मेटल को 3 को वैलेंसी होता है, 1 2 3, है ना। तो जितना मेटल था सब, जितना मेटल हाइड्रोक्साइड होगा सब, जितना मेटल बाइकार्बोनेट है सब। नाउ द एसिडिक स्ट्रेंथ हेडिंग बनाइएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लिखे, देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ देखना रहेगा तो RCOH प्लस वाटर H2O, क्या बनना है इधर RCO माइनस और H3O प्लस। इसी H2O में ये H प्लस दिया है तो H3O प्लस बन गया क्या। अब इसमें चूंकि एसिड कमजोर होता है, ये वीक एसिड है, ठीक है, और इसी वीक एसिड का ये कंजुगेट बेस है। एसिड कंजुगेट बेस आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में मेनली पढ़ना था, बाकी हर बार तो बता ही रहे। इस एसिड जो हाइड्रोजन देने के बाद बनता है उसी को कहते हैं कंजुगेट बेस। अब चूंकि वीक है तो इक्विलिब्रियम है, और इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, Ka बराबर RCO माइनस H3O प्लस बाई RCOH। वाटर लिखते नहीं है चूंकि मीडियम है, कांस्टेंट रहता है अमाउंट में। अब कहा ये जाएगा, जरा सुनिएगा, जितना ज्यादा ये एसिड से हाइड्रोजन निकल जाए, यानी जितना ज्यादा प्रोडक्ट बन जाए, जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट ज्यादा और रिएक्टेंट, तो K का वैल्यू ज्यादा होगा कि नहीं होगा। ज्यादा बनने का मतलब है कि हाइड्रोजन इससे ज्यादा निकल रहा है, ये हाइड्रोजन निकला रिएक्शन में, बाकी तो कुछ हुआ नहीं है। जितना ज्यादा हाइड्रोजन एसिड से निकलेगा, एसिड को स्ट्रॉन्गर एसिड कहा जाता है, और जितना कम हाइड्रोजन एसिड से निकलेगा उतना कम एसिडिक नेचर का कहा जाता है, ठीक है। तो हाइयर द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू जब बढ़ेगा तो क्या लिखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बढ़ेगा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बढ़ेगा। तो एक तो और वैल्यू होता है एसिड और बेस बताने के लिए, जिसको कहते हैं पीके बराबर होता है माइनस लॉग के। यदि के का वैल्यू ज्यादा होगा तो पीके का वैल्यू कम होगा और स्ट्रेंथ ऑफ एसिड ज्यादा होगा। तो मैथमेटिकली
एसिडिक स्ट्रेंथ is known through the value of pK. Lower the value of pK for an acid, stronger the acidic strength. यही लिखाता है, lower the value of pK, stronger the strength of कार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्वेश्चन बैंक से सवाल बनाइए, कभी कभी क्वेश्चन बैंक पूरा लेके बैठ के बनाने की कोशिश कीजिए, हैं? क्या करिए, कुछ बोलने की आदत है सबको, सब समझ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन बैंक बनाना चाहिए ना जी, उसको सॉल्व करना चाहिए, क्या लिख पाते हैं उसी का लिखा हुआ चेक नहीं करना है अब कि हाँ ठीक लिखा है। आप लोग का जो आदत, क्वेश्चन बैंक खरीद के लाइएगा, उसी का आंसर पढ़ के डिसाइड कीजिएगा ठीक लिखा है कि खराब लिखा, अपने से लिखिएगा है ही नहीं, तो अपने बनाइए। बेटर तरीका वही है, क्वेश्चन बैंक लेना है, अपने से बनाना है, 1-2 साल का भी बनाइएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब ऑलमोस्ट क्वेश्चन बनना चाहिए। अब पहला क्वेश्चन सॉलिड स्टेट करेगा तो वह नहीं बनाना है, बाकी तो क्वेश्चन है वो तो रहबे करेगा ना। पहला 4 गो क्वेश्चन सॉलिड स्टेट का ही रहता है हर पेपर में, और हर साल वैसे ही आता है। यदि क्वेश्चन देखिएगा आप, क्वेश्चन जो आता है एग्जामिनेशन में, तब पहला 4 गो सॉलिड स्टेट से, फिर 5 या 6 गो सॉल्यूशन से, फिर 4-5 गो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, ऐसे ही अरेंज किया रहता है, ठीक है। तो मतलब जो बनना है उसको बनाना है। हाँ, फिजिकल वाले में ज्यादा रीअरेंज रहता है क्वेश्चन, और उसके बाद भी अरेंज होता है, लेकिन हैलोल्केन एक ऐसा चैप्टर है ना कि उसमें अल्कोहल से तो वो स्टार्ट होता है, नहीं देखा था प्रिपरेशन ऑफ हैलोल्केन, तो मॉलिक्यूल कौन सा था, अल्कोहल, उसी में ना ल्यूकास रिएजेंट डाले थे तो हैलाइड बना था। तो अल्कोहल हैलोल्केन दोनों मिलने लग जाता है, इसीलिए वहां पर एग्जैक्टली पता नहीं चलता आपको, हालांकि रहता वो हैलोल्केन से है, दिखता अल्कोहल से, तो लिखेगा ही अल्कोहल, तब ना ठीक लगाइएगा आप हैलोल्केन। देखो वो तरीका हम बता रहे हैं, सुन भी नहीं करता है सब। हम तरीका बता रहे थे कि ऑर्गेनिक जब शुरू हो जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो लिखल रहेगा क्वेश्चन में अल्कोहल, आंसर होगा उसका हैलोल्केन। ऑर्गेनिक में और क्या पूछता है कि वेन अल्कोहल, आने वो पूछेगा वेन इथेनॉल रिएक्ट विथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और नीचे 4 गो ऑप्शन है, टिक कौन लगाना है, क्लोरोइथेन, खोज के टिक लगा देना है। चैप्टर से समझ में आएगा, 3-4 गो क्वेश्चन उसके बाद वाला सब हैलोल्केन का रहता है। जनरली ये बात करते हैं मोटे मोटे तौर पर, जो पैटर्न देखा गया, लेकिन आंखों खोल करके, क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चा को पिछले साल एक बार कह दिए कि क्या हुआ है ना, क्वेश्चन कुछ था, पापा कुछ बना के लिख दिए आंसर, पुरनका पेपर से उतार भी दिया वो, अब बाद में लड़ भी गया कि ना आप जो दिए थे हम वही ना उतारे थे, नंबरवा कम आया था, आपको आया कि हमरा आया इसलिए आप कुछ बोल ही नहीं सकते। अब बाबूजी माने भी क्या, ठीक है बोल रहा है, हमरे गलती हो गया हाँ ये ऐसे ही होता है, ठीक है बोल रहे हैं, हमरे गलती हो गई इसलिए थोड़ा अपना दिमाग भी खोल के रखना है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ये फिजिकल केमिस्ट्री के थ्रू हुआ,
अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थ्रू क्या होता है इसको सुनिएगा। वो देखा जाता है कि माइनस आई लग रहा है या प्लस आई लग रहा है। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। अब माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाता है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड ही देख रहे हैं, मतलब हेडिंग यही है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अगला पॉइंट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो यही साइन देंगे तो याद ज्यादा रहेगा, इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ना लिख के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को शॉर्टकट में EWG भी लिखते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट को बोलते हैं आई इफेक्ट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बस इतना जान के हम लोग देख के पता लगा सकते हैं कि कौन एसिड ज्यादा स्ट्रांग होगा और कौन एसिड कम स्ट्रांग होगा। अब जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, कुछ एग्जाम्पल लिखना रहता है, सुनिएगा जी। पहला एग्जाम्पल जो ज्यादा बार आपको आएगा, HCOH CH3COH, जो फरवरी में होगा उसके लिए। ऐसे तो ये सवाल सब जगह आया हुआ पहले से। कौन ज्यादा एसिडिक, फॉर्मिक एसिड की एसिटिक एसिड? लगने से कुछ नहीं होता, जवाब तो हम पहले लिख चुके हैं। क्या देखिए, HCOH CH3COH, COH का कोई परेशानी थोड़े ना है, दोनों में, दोनों बराबर है। एगो में H है, एगो में CH3 है। CH3 कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जितना अल्काइल ग्रुप है सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा तो स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होगा? घट जाएगा। तो ये कम एसिडिक है और ये ज्यादा एसिडिक है। रीजन में CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बस इतना, या काउजेज प्लस आई इफेक्ट। देखिए जल्दी से, अब सोचना है, अब लिख देना है कि लिखा। अब थोड़ा ये भी जानना चाहोगे कि क्यों माइनस आई से प्लस आई से यहाँ के लिए, तो वो भी बता देते हैं। ऐसे ही ये सब बात पुरानी है और 5वीं 6ठी बार बात है, लेकिन एक बार फिर बता देते हैं कि माइनस आई और प्लस आई ऐसा क्या करता है जिससे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता। खत्म किए? देखो कितना खुश हो रहा है, मतलब
ये सब सवाल एकदम ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन, बैंक समझो कि टिक लगाने वाला है एकदम। अब उस समय ये ऐसे करता है। अब देखो एक ठो कुछ बोलता भी है, देखो 1 मिनट इसको समझ लो फिर बात करते हैं। HCOH है ये, बोलेंगे एसिड है तो एसिड क्या करता है, तो बस कहेंगे कि एसिड इसलिए कहते हैं इसको कि भाई HCO- हो जाएगा ये, और इससे क्या निकल जाएगा H+, यही ना होगा जी। तो CH3COH में भी तो यही होगा, उसी क्वेश्चन का जवाब ही दे रहे हैं। क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, O-। ठीक है, ठीक है, देखा है सब। अब जरा अब देखना, इससे पहले हम बता चुके थे कि इसमें क्या होता है, रेजोनेंस। रेजोनेंस से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, मतलब इस पे भी और इस पे भी, और ये नेगेटिव चार्ज जो है, ये नेगेटिव चार्ज इस पूरे पे रहेगा। यही ना हाइब्रिड स्ट्रक्चर का मतलब होता है जी। और यहां भी वही होगा। देखना, ये तो पहले से बनाए थे, आज नया ये बना रहे हैं कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऐसे रहेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड माइनस चार्ज भी, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, H+ को बाहर कर दिए, H+ को बाहर किए, इसीलिए तो ये एसिड है। अब बातें ये हो रही है कि ये और ये, यही ना, या ये और ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इधर की कम है जी, ज्यादा है। और ये भाई ना इलेक्ट्रॉन लेता है और न तो देता है, आज देता लेता तो है, तो दोनों बराबर काम करता है, जीरो आई इफेक्ट कहते हैं इसको। ये प्लस आई इफेक्ट लगाया, ये कौन सा इफेक्ट लगाया, जीरो आई, न लेना है न देना है, या बराबर लेना है बराबर देना है। अब देखो ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन रिच है, इसकी इलेक्ट्रॉन रिचमेंट और क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो इलेक्ट्रॉन रिच और कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन रिच को और रिच कर देगा, तो अनस्टेबल कर दिया ना इसको, जबकि ये तो ऐसा कुछ किया नहीं। तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा, ये ज्यादा ऐसे बनेगा और ये कम बनेगा, है ना। तो कहना ये रहता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डीस्टेबलाइज द कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, कोई भी ईडीजी है ना, हम बजाते हो दोनों को छोड़ के, अब यहां लिखते हैं ऐसे, ईडीजी यदि हम जोड़ दें इसमें, है ना, डबल बॉन्ड नहीं बनाएंगे, आप समझ जाइएगा ना हम क्या बनाएं, ये दोनों पे ऐसे करके माइनस इलेक्ट्रॉन देगा ये, और एक बनाएंगे EWG वाला, जो इलेक्ट्रॉन ले लेगा इससे। बता, इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो अच्छा करेगा ना जी, स्टेबलाइज करेगा ना इलेक्ट्रॉन लेके, इलेक्ट्रॉन देके क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज द कार्बोक्सिलेट आयन। लिख दीजिए, ये जो EDG, इसमें इसके बाद ही ये लिख देना है, एक ही बात है। EDG समझना है चचा जी, हाँ वो ऐसे नहीं कि EDG पता नहीं क्या लिखल था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। पीछे से कुछ बोल रहा है आपके लिए, वो ठीक है बोल रहा है, एक्चुअली में ये आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन हम लोगों के लिए ये बात आम रहता है। 10 साल 12 साल 15 साल पहले बच्चा जो है
इसी के लिए पटना पढ़ने ही आता था कि शादी उसका लग जाए। मतलब पढ़ते पढ़ते 10 का बिया ठीक हो जाता था। मतलब यही करने के लिए वो आता ही था कि पापा वहाँ कहेंगे कि बेटा पटना में पढ़ रहा है तो कुछ है ना 1-2 लाख ज्यादा मिल जाएगा। लेकिन अब ये चलता नहीं, अभी वाला बात नहीं हो रहा है, क्योंकि अब देखा जा रहा है कि 35-37 में भी लोग घूम रहा है ऐसे ही। हाँ, देखो वो सीढ़ी आया। हर चीज का एगो राहत तो देता है ना समाज। अब इसका बिया नहीं हुआ, 40 साल 35 साल का हो गया, वो समझता है अपने आप को कि हम मोदी जी हो गए, योगी जी हो गए। ऐसा थोड़े, मोदी जी तो बिया कर भी किए थे। देखिए, कुछो में कुछो बोलेगा। वो तुम्हारी सेवा करने के लिए घर छोड़ के आए हैं बाबू, नहीं समझे? वो अपने कहते हैं ये बात, हम थोड़े कह रहे हैं। सब जो है ना पढ़ना पड़ता है, कुछ करिएगा तभी। हो गया टाइम, रुकिए अभी इस बात को खत्म करेंगे, कुछ एग्जाम्पल से इसको और सपोर्ट में देंगे तब ना। बात एकदम से क्लियर हो गया। आखिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या माइनस आई ग्रुप करता क्या है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप करता क्या है जिसके वजह से एसिड स्ट्रॉन्गर और वीक होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डीस्टेबलाइज द कार्बोक्सिलेट आयन बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन, यो लिख दें, बाय गिविंग या डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। गिविंग नहीं, गिविंग वर्ड ठीक नहीं है, गिविंग मतलब सिर्फ दे देना होता है, डोनेटिंग है ना, गिविंग और डोनेटिंग में अंतर है ना। बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, और ये तो बाय विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन, इसके लिए तो शब्द है ही है। इसके लिए तो बात सही है। सिंपल सा मेथड है कि इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, साथ में नेगेटिव चार्ज है, जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले को और दे करके डीस्टेबलाइज करेंगे। बोले इतना खुशी मत दो कि पागले हो जाए, तो इसको पागल करने वाला है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है उसका इलेक्ट्रॉन खींच कर करके उसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। अब देखिए CH2Cl, बदमाशी नहीं करो, COH CH3COH, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है जरा बताओ जल्दी से। चूंकि लग गया ना इसमें, माइनस आई लग गया, अकॉर्डिंग टू एसिडी का स्ट्रेंथ। अरे एग्जाम्पल देखो यार, IIT मेडिकल का परीक्षा देते हो ना, उसमें उसमें ये सवाल रहता है, खोजने के लिए रहता है कि कौन स्ट्रॉन्गर कौन वीकर है ना। CH2NO2 लिख दिया यहाँ पे, COH, और यहाँ पे CH3COH, ये भी इलेक्ट्रॉन है ना, विड्रॉइंग ग्रुप है। जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, CH2 CH3 लगा देते हैं एक COH, और इधर में CH3COH। जरा बता दो कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है इस दोनों में, उधर वाला, क्योंकि इसमें ज्यादा बड़ा ग्रुप है, ये ज्यादा बड़ा प्लस आई ग्रुप है, और ये भी प्लस आई है लेकिन इतना बड़ा नहीं है, इसलिए ये लेस एसिडिक है और वो
मोर एसिडिक। एक तो ट्रांसमिशन इफेक्ट कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट को याद होगा। तो CH2Cl यहां पे है और फिर CH2 और फिर COH, और एक जगह पे CH2Cl यहां पे है और फिर COH है। ये वो कार्बन घट गया ना, 1 2 3, 3 कार्बन बनाना था। CH3 यहां पे बताना है कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन ज्यादा एसिडिक है, ये वाला, क्योंकि इसमें Cl नजदीक है और इसमें Cl दूर है, तो माइनस आई इफेक्ट यहीं पर लग रहा है, तो ये ज्यादा एसिडिक है इससे। ट्रांसमिशन इफेक्ट होता है, पावर दिखाना था, पावर देख लिए। एक वो बड़ा कॉमन होगा ये वाला, ये COH और HCOH, कौन ज्यादा एसिडिक है इसमें बताना है। फिनाइल ग्रुप कैसा ग्रुप होता है ये जानकारी होगी तो बन जाएगा। बोलिए जल्दी से। अरे ये इलेक्ट्रॉन खींचवे न करता है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहा जाता है इसको, क्या बोलिएगा। और ये, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थोड़े ना है। HCOH इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड, इसीलिए पूछता है। वो लगेगा तुमको, लगेगा इसलिए कि जैसे बाकी सब में होता था ना ऐसे इसमें नहीं होता है। देखेगा, 1 मिनट, देखो डबल बॉन्ड OH है, ये वाला ऑक्सीजन यहां जाएगा तो ये वाला ऑक्सीजन यहां जाएगा, बाकी सब में लेता था, लेकिन यहां ये रिंग इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाएगा, इसलिए वो लेस एसिडिक हो जाएगा और ये मोर एसिडिक हो जाएगा। पटका पटकी शुरू हो गया। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो छोड़ के पटक रहा है। कल कै बजे? चलिए 1 बजे में एकदम खुश खुश आइएगा ना। चलिए हम इंतजार करते हैं। हाँ 1 बजे आई। अरे 12 से 2 नहीं तो 1 से 3, 1 घंटा मेरा ही खराब करोगे, यही ना। चलो 1 ही बजे आते हैं, क्या दिक्कत। हम 9 बजे से क्लास में रहेंगे, ठीक है, हम 9 बजे से ही ऑन हैं, तो आप लोग वही बात 1 बजे यही चैप्टर खत्म करेंगे।